नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स मार्केट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। सेंसेक्स रॉकेट 3000 पॉइंट इन अ वीक, इन्वेस्टर्स एट्स 22 लाख करोड़, इज इट टाइम टू सेल। तो एक्चुअली में इस आर्टिकल का मीन क्या है ना, और हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको अभी कुछ चीज़ें बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अभी कुछ टाइम से आपने देखा ही होगा, निफ्टी और सेंसेक्स ये हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स के टू मेजर इंडेक्सेस। जैसे आपको यूएस मार्केट में डो जोन्स हो गया और नेस्डैक हो गया, उनकी आईटी कंपनीज वगैरह जो लिस्टेड है वो नेस्डैक पे हैं, और जो डो जोन्स हो गया एंड S&P 500 है उनके पास। ये उनके कुछ मेजर इंडेक्सेस हैं जिनके उनके मार्केट का पता वगैरह चलता है, यूएस मार्केट का। तो ऐसे ही हमारे पास जो मेजर इंडेक्सेस हैं जिससे हमारी मार्केट का पता चलता है कि वो मार्केट हमारी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो हमारे जो दो मेजर इंडेक्सेस हैं, एक है निफ्टी, दूसरा है सेंसेक्स। ये दोनों ये जो निफ्टी आता है ये NSE एक्सचेंज से आता है, और ये जो सेंसेक्स आता है ये BSE एक्सचेंज से आता है। खैर हम इस पर नहीं जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है कि अभी कुछ टाइम से आप सबको नज़र आ ही रहा होगा कि बहुत टाइम से जब से डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट चुने गए हैं यूएस में, नवंबर से, लगभग नवंबर अक्टूबर लास्ट है ना, वहाँ से लगभग प्रॉफिट बुकिंग बहुत कस के या एज आप सेलिंग समझ सकते हैं इंडियन मार्केट में हावी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। जो हमारा इंडियन मार्केट है वहाँ पे एज अ सेलिंग या एज अ डाउन साइड ट्रेंड कायम था पिछले 3-4 महीने से। लेकिन आज अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके साथ जो इन्फॉर्मेशन है ये शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि 300 पॉइंट सेंसेक्स में, लगभग 300 पॉइंट सेंसेक्स में, और निफ्टी में 953 पॉइंट इन निफ्टी। तो इनकी अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए निफ्टी को, तो निफ्टी जो बेसिकली आया ऊपर की साइड जो अभी बाइंग हो रही है तो 4%, 4.25%, और जो सेंसेक्स है ये 4.16% के आसपास। तो ये जो परसेंटेज है ये ऊपर की साइड के लिए बाइंग है, और ये पिछले 4 सालों में लगातार 5 दिन, आप समझ रहे हो ना, जैसे लगातार एक वीक में जो चढ़ावट या एक किस्म से बाइंग आई हुई है मार्केट में वो आई हुई है। और इससे क्या हुआ है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है जो 4% के आसपास की ये जो बाइंग है हमारे मेजर इंडेक्सेस में, लाइक सेंसेक्स और निफ्टी, इनसे हुआ ये कि जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन था इंडियन मार्केट का, वो हुआ ये था कि वो इतनी ज़्यादा गिरावट में जो उसकी वैल्यूएशन है एज अ वैल्यूएशन वाइज वो 400 लाख करोड़ के आस से भी नीचे चला गया था। लेकिन क्योंकि अभी पिछले हफ्ते बाइंग आई है 5 डेज़ में, मैं 5 डेज़ इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी होती है मार्केट में, जैसे सैटरडे और संडे यहाँ पे 2 दिन छुट्टी होती है। मंडे से लेके फ्राइडे एज अ 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं मार्केट में, तो मैं यहाँ पे 5 काउंट करके चलूँगा एक हफ्ते में। तो यहाँ पे जो मेजर बाइंग आई है हमारे मेजर इंडेक्सेस में, जो कि लार्ज कैप इंडेक्सेस हैं, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, ये हमारे लार्ज कैप इंडेक्सेस हैं ना। निफ्टी में हमारी टॉप 50 कंपनी है और सेंसेक्स में हमारी टॉप 30 कंपनीज हैं यहाँ पे। तो हमारी जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो अभी हमारा जो ओवरऑल वैल्यूएशन था वो 400 लाख करोड़ के नीचे आ गया था इन बिटवीन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रैली आई इसकी वजह से हमारे मार्केट में 22 लाख करोड़ रुपीस ऐड हुए। इससे हुआ ये कि जो हमारी वैल्यूएशन है वो अभी रिसेंटली प्रेजेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये 413 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जो कि मैं आप सबके साथ उसको शेयर भी करना चाहूँगा कि एक्चुअली में रीजंस क्या हैं, इसके रीजंस क्या है यहाँ पे कि मार्केट हम इतना ज़्यादा ऊपर की साइड या इतना ज़्यादा रैली वगैरह दिखा रहा है। क्योंकि हमारे पास जो डाउन ट्रेंड जो ऐसा डाउन साइड के रीजन्स है वो तो बहुत कई सारे हैं। सबसे पहले जो आप सबको रीजन पता ही होगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है या ग्लोबल वॉर्स वगैरह का
सिनेरियो चल रहा है, जैसे आपको पता ही मिडिल ईस्ट में ही हो रहा है, और रसिया यूक्रेन। और जो सेकंड वन है, अभी तो खैर रसिया यूक्रेन में सीज फायर हो गया है, उसके लिए मैंने अपडेटेड वीडियो आप सबके साथ बनाई थी अपने चैनल पर। और जो सेकंड रीजन था वो था टैरिफ वॉर, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह वो लगा रहे हैं कंट्रीज़ पर, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही थी। इसी वजह से जो ब्रॉडर मार्केट है, ना कि अकेले इंडियन मार्केट, ना कि हमारा इंडियन मार्केट, ब्रॉडर मार्केट्स ही गिर रहे थे। हर एक मार्केट वहाँ से गिर रहा था, क्योंकि टैरिफ्स वगैरह किसी भी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ना। एज अ ग्रोथ के लिए उसके लिए बहुत बड़ा हर्डल का काम करता है टैरिफ्स वगैरह जैसे, और यूज़र जैसी मेजर इकोनॉमीज़ के लिए। तो ये कुछ चीज़, अब हम बेसिकली रीजन्स की बात कर लेते हैं ना। मैंने आपको डाउन साइड के रीजन्स तो बता दिए कि डाउन साइड के रीज़न ये थे। अब यहाँ पे जो रीज़न है अप साइड के, जो ये रैली वगैरह आई हुई है, तो मैंने कुछ रीजन्स वगैरह भी सर्च वगैरह किए या रिसर्च की। तो वो जो रीजन्स हैं, वो सबसे पहला रीजन है आरबीआई, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करने वाली है, वो आने वाले जो अगले महीने ऐसा उसकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी, उसमें कई एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं, या कई जगह ये हवा वगैरह फैली हुई है कि जो हमारा आरबीआई है वो रेट कट कर सकता है इस बार। जो रेट कट है, जैसे जो रेपो रेट होता है ना, जो बैंक्स वगैरह को एज अ लोन्स वगैरह देती है आरबीआई, जैसे बैंक वगैरह को मान लेते हैं 2% पे या 3% पे लोन देती है आरबीआई, तो बैंक्स वगैरह उस लोन को लेके, उस पैसे को लेकर जो हम सब हैं उनको 5% या 7% के आसपास देते हैं, 6% के आसपास देते हैं हम लोगों को, है ना। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, आप इसको ऐसा एग्जैक्ट मत मानना, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये रेपो रेट्स वगैरह, जो ये रेपो रेट की मीटिंग होने वाली है, जो ये रेपो रेट्स वगैरह इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, पहला इम्पैक्ट है ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का, कि सब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि आने वाले जो महीने में मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की जाएगी आरबीआई के थ्रू, वहाँ पे रेट कट हो सकता है। और रेट कट एक्सपर्ट्स क्यों ये अनुमान लगा रहे हैं कि रेट कट हो सकता है, क्योंकि जो फेड है, फेड यानी कौन, जो अमेरिका की आप ऐसा रिजर्व बैंक, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे उनके यहाँ फेडरल रिजर्व है, तो उनकी जो, उनको फेड बोला जाता है ना, फेड। तो उनकी जो फेड है, उनकी फेड का भी कुछ टाइम पहले एक अनाउंसमेंट आई थी कि वो इस कैलेंडर ईयर 2025 के आसपास 2 मेजर रेट कट्स करेंगे। 2 मेजर रेट कट्स कौन करेगा, फेड करेगा। तो बेसिकली जब फेड मेजर रेट कट्स करेगा, तो हमारे इंडियन मार्केट या इंडियन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको भी ये रेट कट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस बना रहे, राइट। ऐसा नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा और उसके ब्रॉडर इम्पैक्ट होंगे। हम उन सब चीज़ों पे अभी नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ रीजन्स वगैरह भी बताऊंगा कि जो मेजर रीजन्स है वो क्या क्या है। अगर मैं हर एक रीजन को आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। देन मैंने आपको बता दिया पहला रीजन कि फेड इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है इस बार 2025 में 2 बार मेजर रेट कट्स आ सकते हैं फेड की तरफ से। तो इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि आरबीआई हमारा अगले महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह डिस्कस की जाएगी उसमें रेट कट कर सकता है। तो इस वजह से ये रैली का पहला रीजन हो गया, जो ये अपसाइड की रैली आई है, ये इसका पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन पे हम आते हैं। सेकेंड रीजन यहाँ पे Q4 में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 2025 का, जो हमारा लास्ट क्वार्टर होगा, अभी जो जनवरी से लेके मार्च के आसपास का होगा, फिर हमारा नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, है ना, 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च या के आसपास, राइट। तो ये वो अलग चीज़ है। तो एक्चुअली में ये जो आखिरी क्वार्टर रह जाएगा, इस क्वार्टर में लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, या जो जीडीपी, क्योंकि जैसे मान लेते कंपनीज वगैरह के रिजल्ट पिछले अभी क्वार्टर्स में इतने अच्छे नहीं आए। जो हमारा सेकंड क्वार्टर था वहाँ पे कंपनीज वगैरह के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और हमारी ऐसा जीडीपी भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी पिछले क्वार्टर में। 5.6% के आसपास ये जीडीपी हमारी परफॉर्म की थी सेकंड क्वार्टर में, इन फाइनेंशियल ईयर 25 के आसपास, है ना। तो ये चल रहा है इसमें। और जो अभी रिसेंटली ही अनाउंसमेंट हुई थी अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर की, उसमें क्या हुआ, उसमें 6.2% के आसपास हमने जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की। तो इसकी वजह से लोगों का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा कि मान लेते हैं कि जैसे जीडीपी वगैरह के नंबर इतने अच्छे आए हुए हैं अगर, तो उसका इम्पैक्ट
इस तरीके से भी पड़ेगा कि जैसे जीडीपी चलती कैसे है ना, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा एक चीज़ें होती हैं जो जीडीपी को चलाती हैं, हमारी इकोनॉमी को सर्कुलेट करती हैं। तो यहाँ पे जो मेजर रोल होगा वो कंपनीज़ का भी तो होगा, है ना, जो हमारी कंपनीज़ वगैरह लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे एल&टी हो गया, और आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, तो इन सब में भी बढ़ोतरी होगी। तो लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो Q4 का रिजल्ट आएगा कंपनीज का वो अच्छा आएगा, क्योंकि जो हमारे नंबर्स निकल के आए Q3 जीडीपी के वो कई हद तक रिकवर है, क्योंकि अगर 5.6 से देखा जाए तो लगभग 0.8% के आसपास की बढ़ोतरी है, राइट। तो 0.8% इज़ नॉट अ बैड नंबर, राइट, इन अ जीडीपी नंबर। तो आप बेसिकली ग्रोथ कर रहे हो, राइट, आप डिक्लाइन फेज में नहीं जा रहे हो। तो लोगों को एक एक्सपेक्टेशन है, तो इस वजह से भी लोग इस चीज़ को एज अ रैली का कारण बता रहे हैं, या रैली इस वजह से एज अ रीज़न गिनी जा रही है। जो सेकंड रीज़न है वो ये है, और जो थर्ड रीज़न है जो है वो ये है कि जो हमारा रुपी है वो बीच में आप सबने देखा होगा ना कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का ओथ वगैरह उन्होंने लिया, जैसे वो जीते इलेक्शन, उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स है वो सर्च करने लगा, है ना, डॉलर मजबूत हो रहा था और करेंसीज के मुकाबले, तो हमारा रुपी डिप्रिसिएट यानी कि गिर रहा था। तो बीच में तो 88 के आसपास भी आ गया था, 89 के आसपास। लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब 86 के आसपास है रुपी, तो रुपी भी स्टेबल हो रहा है। इस वजह से ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि अब हमारा रुपी स्टेबल हो रहा है, और जो डॉलर है उसमें अब प्रॉफिट बुकिंग कह लें, या अब वो डाउन साइड की तरफ बढ़ रहा है, वो वहाँ पे गिरावट जा रही है डॉलर में। डॉलर अब टूट रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, और हमारा रुपी वगैरह है वो इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर अब स्टेबल हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं। तो ये जो है वो थर्ड रीज़न है कि जो मार्केट वगैरह में रैली वगैरह आई पिछले हफ्ते, ऐसा। और ऐसा मैं आपको फोर्थ रीजन बताऊं तो आप सबको पता ही होगा कि जो मार्केट में ये गिरावट आई थी, गिरावट क्यों आई थी? गिरावट आई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि इन्होंने ये लगातार सेल करते जा रहे थे। इन्होंने इतना सेल किया था, लगभग अगर इनका अनुमान लगाया जाए तो 3 लाख करोड़ के आसपास का इन्होंने सेलिंग की है। कहाँ? इंडियन मार्केट में। यहाँ से पैसा निकाल कर ये ले गए हैं बाहर। अब जहाँ भी ले गए हो, जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जैसे कि विदेशी लोग, है ना, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में आते हैं और शेयर्स वगैरह मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे बेचना चालू किया ड्यू टू, अब कई रीजन्स बताए जा सकते हैं इसके बारे में, कि अनसर्टेनिटी थी और ट्रंप वगैरह के डिसीजंस अनस्टेबल, या ट्रम्प्स की वजह से। जैसे ट्रम्प वहाँ पे आए हैं तो अब वो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, उनको लोग अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इस वजह से जो FIIs हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की कहाँ? इंडियन मार्केट में हमारे लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास की जो वैल्यूएशन है इसको बेचा। और इसमें जो खरीदा किसने यहाँ पे वैल्यूएशन? खरीदा यहाँ पे वैल्यूएशन हमारे DIIs ने। DIIs यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए बड़े बड़े, हमारी LIC हो गई, इंस्टीट्यूशनल इंश्योरेंस हाउसेस हो गए बड़े बड़े, इन सब म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंस्टीट्यूशन हाउसेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन सब ने खरीदा। और इन सब ने लगभग खरीदते ही चले गए। इन सब ने भी देखा जाए तो इनसे ये माल वगैरह खरीदा, लेकिन फिर भी हमारे जो DIIs हैं ने पूरी तरीके से टक्कर दी किसको? FIIs को यहाँ पे। क्योंकि पहले क्या होता था, आज से अगर आप पहले चले जाएं, आज से 5 साल या 10 साल पहले चले जाएं, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है अगर हमारे मार्केट में, तो हमारा मार्केट 20 to 25% के आसपास भी क्रैश कर जाता, कभी कभी 30% भी किया हुआ है हमारा इंडियन मार्केट। क्योंकि बेसिकली हमारे DIIs के पास कंट्रोल ही नहीं था, या हमारे DIIs के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो मार्केट को संभाल सके। लेकिन हो क्या रहा है कि अब लोगों का ट्रस्ट है, आम लोगों का ट्रस्ट है मार्केट के ऊपर, और सब लोग अब SIPs वगैरह भी करना लगे हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इन फाइनेंशियल टर्म, कि अब वो जान चुके हैं कि मार्केट एक्चुअली में वो नहीं है जो वो समझते थे, है ना। देखिए, किसी भी तरीके को समझने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उस चीज़ को समझ के काम कीजिए तो वो आपके लिए ऐसा हानिकारक या हार्मफुल नहीं होगा। अगर आप उस चीज़ को समझ के नहीं काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है आपके लिए हार्मफुल होगा। तो लोगों को बेसिकली यहाँ पे एजुकेट किया गया SIPs के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, और भी कई लोगों ने देखा यहाँ पे जो अभी पिछला बुल रन चल रहा था 2024 में, आप सबको भी पता है कि कैसा बुल रन चला हुआ है। तो ये जो बुल रन चल रहा था, लोगों ने खुद देखा यहाँ पे कि लोगों ने पैसे बनाए हैं,
तो लोगों को बेसिकली भरोसा आया कि मार्केट में पैसे बन सकते हैं। और पैसे कैसे बनेंगे? लॉन्ग टर्म बेसिस पे, है ना। तो लोग अपनी SIPs वगैरह करवाते हैं और ये म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास वो पैसा जाता है इन अ मंथ ऑफ लास्ट डेट, या जो पहला दिन होता है अगले मंथ का, उस टाइम तक। तो इनके पास अच्छा खासा इन्फ्लो रहता है पैसे का, है ना। तो इन्होंने खरीदा, उस पैसे को लगाया इंडियन मार्केट को स्टेबल करने में, क्योंकि अगर ये लोग अगर उस चीज़ को नहीं करते, DIIs नहीं खरीदते, तो वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता, वहाँ पे पैनिक की सिचुएशन आ जाती है ना। कई बार तो जो टर्म्स आप सब सुनते होंगे, मार्केट क्रैश हो गया, ये टर्म भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो ये कुछ रीजन्स हैं। तो जो ये फोर्थ रीजन था, ये क्या था कि हमारे DIIs ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और हमारे DIIs मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारा मार्केट ऊपर ही जाएगा। वो शॉर्ट टर्म में ज़रूर नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें डेवलप कर रहे हैं, हम डेवलप होंगे। लेकिन जो ये US है या जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड हो चुकी हैं, है ना। ये जो जैसे कि जापान हो गया, ये डेवलप हो चुके हैं हमसे। तो इन सब में एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा मार्केट को ऐसा DII ऐसा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे हैं। ये जो कारण हो गया, ये मेरे हिसाब से चौथा कारण है। अब जो ये आखिरी और बहुत ज़्यादा रोचक कारण है, ये जो पांचवा कारण है, ये है वैल्यूएशन को लेके। इसको लेके बहुत ज़्यादा आप सबने सुना होगा, जब मार्केट गिर रहा था सब लोग कह रहे थे कि मार्केट ओवर वैल्यूड था। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। ओवर वैल्यूड का इन सेंस मान लेते हैं कि ओवर वैल्यूड इन सेंस कि जो मार्केट, जैसे हमारा निफ्टी है, हम निफ्टी का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलेंगे। जो हमारा एक इंडेक्स है निफ्टी, ये क्या था कि ये सितंबर के आसपास, सितंबर 2024 में 23.5 या 23.4 के आसपास पहुँच गया था। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था इन PE वाइज मतलब प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, राइट। तो यहाँ पे जो 23 टाइम्स लोग इस चीज़ को ज़्यादा पे कर रहे थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली ये चीज़ गिरावट हुई, इसके बाद जो हमारी वैल्यूशन है मार्केट की, वो PE वाइज अट्रैक्टिव वैल्यूशन में पहुंच गया, जो कि है 19 के आसपास। तो यहाँ पे लोगों को अट्रैक्शन ऐसा दिखा। कई सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेज हैं, जो कि सिर्फ डिप में ही मार्केट को बाय करना चाहते हैं, वो मार्केट को ऊपर नहीं खरीदना चाहते, है ना। स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान करके मार्केट में खरीदारी करना चाहते हैं, और इस चीज़ को वो भली भांति समझते हैं। तो इस वजह से जो हमारी वैल्यूशन है या जो हमारी PE पहुंचा, वो पहुंचा अभी रिसेंटली, जो प्रेजेंटली मैं बता रहा हूँ, 19 के आसपास है हमारा PE। तो अगर वहाँ से देखा जाए तो ये लगभग 4% या 4% PE कम हो गया है हमारा, या 4 टाइम्स आप बोल सकते हैं ना। 4 टाइम्स हमारा PE कम हो गया इन कंपेरिजन ऑफ सितंबर 2024। तो ये 50 रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैल्यूशन वाइज भी था कि हमारा जो मार्केट था, कई सारे एक्सपर्ट थे, और आप सब ने भी ये चीज़ न्यूज़ वगैरह में सुनी होगी या आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ी होगी कि जो हमारा मार्केट था, जो हमारे इंडेक्सेस थे, जैसे निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, जैसे कई सारे छोटे इंडेक्सेस भी हैं, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गए, इन सब में बहुत ज़्यादा वैल्यूशन इनकी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थी। ओवर वैल्यूड का सेंस बहुत ज़्यादा महंगे थे। अगर वहाँ पे आप इन चीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस प्राइस को आने में हो सकता है जब आप इन्वेस्ट करने जाओ कोई बड़ी पार्टी वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, तो मार्केट नीचे गिरेगा, राइट। तो ये चीज़ इम्पेक्ट करती है इस चीज़ को। तो उस चीज़ का भी ऐसा यहाँ पे जो पांचवा रीजन बताया गया कि जब मार्केट गिरता 19 के आसपास आया, 19 की PE के आसपास आया, तो कई सारे इन्वेस्टर ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, कई सारे इंस्टीट्यूशनल हाउसेस ने इसमें इम्पैक्ट दिखाया। जब भी आपको ये जो इनफ्लो वगैरह दिख रहा है 22 लाख करोड़ के आसपास, ये आपको देखने को मिला है ना। जो 3000 के आसपास की रैली आपको दिखी है सेंसेक्स में, और 953 पॉइंट्स की रैली दिखी है निफ्टी में, ये आपको दिखी है पिछले हफ्ते, जो मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अब कल है मंडे, राइट। तो कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में। लेकिन यही कुछ रीज़न थे मेरे हिसाब से, जो कि आप सबको मुझे समझाने थे। और एक और चीज़, अब यहाँ पे कई सारे लोगों का ये सोचना समझना होगा, या कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे, जब मार्केट गिर रहा था तो लोग ये सोच रहे हो कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, फिर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, है ना, या मैं थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह या थोड़ा सा जो मेरा लॉस वगैरह है जो अभी इतना ज़्यादा है, उसको वो थोड़ा कम हो जाए, देन मैं निकल जाऊँगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ना। जो कई सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल हाउसेस हैं, या जो कई सारी AMCs
मैनेजमेंट्स कंपनीज के सीईओ हैं, जैसे आईसीआईसीआई के हैं, धर्मेश उनका नाम है। उन्होंने, धर्मेश शाह ने ये कहा कि ये टाइम है बाय ऑन डिप का, ये टाइम सेल ऑन राइज का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब रैली आ सकती है, राइट। ये आपका टाइम ये पैनिक करके भागने का नहीं है, यहाँ पे आपका टाइम है रुकने का, पेशेंस का, होल्ड करने का, कि आप एक बड़ी प्रॉफिट्स को घर ले जा पाए। ये जो कहना है, ये किसका कहना है? आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट, जो धर्मेश शाह है उनका, कि ये बेसिकली टाइम है बाय ऑन डिप का, और लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रस्ट दिखाना चाहिए हमारे मार्केट पर। और अगर हम सब अगर बाय नहीं करेंगे तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछली, जैसे उन्होंने पहले किया हुआ है कि हमारा एज अ पार्टिसिपेशन देखा जाए इंडियन मार्केट में, अगर इंडियंस का, वो बहुत कम था इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर। जब भी हमारा, अगर ये लोग जाते थे हमारे मार्केट से प्रॉफिट बुक करके, तो हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाया करता था। लेकिन आज सिनेरियो पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि हमारे DIIs, मैंने आपको बताया ना, जो रीजन्स वगैरह बताया, उनमें भी मैंने आपको बताया, जो हमारे DIIs हैं उनके पास आज के समय में ठीक ठाक इन्फ्लो है ना। उनके पास पैसा है कि वो मार्केट को स्टेबल रख सकते हैं, या मार्केट को स्टेबिलिटी की तरह रख सकते हैं। तो ये इनके हाथ में नहीं है अब चीज़ें, इनके हाथ से चीज़ें कम हुई हैं, कंट्रोल इनके हाथ से कम हुआ है। इम्पैक्ट ये लोग पहुंचाते हैं, वो मैं मानता हूँ कि इम्पैक्ट ये लोग पहुंचाते हैं, जब ये हमारा मार्केट गिरा हुआ है अभी, वरना ये हमारा मार्केट इतना ज़्यादा गिरता ही नहीं, राइट। लेकिन जिस हिसाब का हमारा मार्केट गिरा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे DIIs ने भी बहुत कोशिश की कि मार्केट को एज स्टेबल टाइम या स्टेबल जोन में ले जाया जाए, और ना स्टेबल डेस्टिनेशन फॉर ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन मार्केट को रखा जाए, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया जाए, और वो हमारे मार्केट में आके इन्वेस्ट वगैरह करें। तो यही कुछ रीजन्स थे जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करने थे, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी, और पूरी तरीके से अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, देन आप ऐसे ही बस साथ रहें, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।